नमस्कार आप सभी का आज स्वागत है. Today is a special program because we have with us a representation from one of the world's largest universities in yoga, but we have never had the opportunity of uh, being represented by Gurukul Kangadi. But we are fortunate that today the Dean of Gurukul Kangadi University in Haridwar, Dr. Ishwar Bhardwaj, is joined with us. He is an MA and PhD in DLIT, and he serves, as I said, the Dean of Faculty of Medical Sciences and Health, and as a professor of the Department of Yogic Sciences, Gurukul Kangadi University, Haridwar. He has more than 35 years of experience, and his research experience includes several PhD students that he has guided. इन्होंने बहुत सारे PhD students को गाइडेंस दिया है, और आपके रिसर्च पेपर लगभग लगभग 100 के लगभग इनके रिसर्च पेपर्स हैं. इसका मतलब इनकी काफ़ी रुचि डॉक्टर ईश्वर की रिसर्च में भी है. तो वी आर वेरी हैप्पी दैट ही हैज़ बीन kind enough to join us, and he has also authored Manav Chetna Saral Yogasan, Upanishadic Adhyatam Vigyan, Upanishad, etc. He claims he also is one of the few people who started the first master's and the PhD program in India, which is a unique thing. And he designed the curriculum in various universities for certification courses, diplomas, PG diploma course in yoga, BA, MA, masters in yogic sciences, and 5-year medical course, BYNS course also. And he has been honored by Lifetime Achievement Award by Sri Dharam Singh Saini ji, Minister of Ayush, for his extraordinary work in the field of yoga. And he has also been awarded a Lifetime Achievement Award by Consulate General of India, Guangzhou, China, and a Lifetime Achievement Award from the World Yoga Alliance. तो आपको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. हमें गौरव हो रहा है कि आपको आप हमारे समक्ष आए हैं इस कार्यक्रम में. हमारे इस कार्यक्रम में बेसिक उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ें, और इसका जो वैज्ञानिक आधार है, जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, वो लोगों को बताएं. और योग के अलावा आयुष से संबंधित जो चिकित्सा शैली है, उसका जो साइंटिफिक एंगल है, वो मॉडर्न मेडिसिन से कितना मेल खाता है, और कितना उसको हम उसके साथ जोड़कर पेशेंट्स के लिए सामने ला सकते हैं. इस प्रयास में हम लोग 4-4.5 महीने से लगे हैं, और लगभग 150 अलग अलग एमिनेंट स्पीकर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं. हम आज 6 बजे आप सभी का स्वागत करते हैं. तो डॉक्टर ईश्वर, आप हमारे बीच आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं. और हम वी होप दैट यू विल एनलाइटन अस ऑन द योगिक लाइफस्टाइल इन करंट टाइम्स. आजकल का जो युग है, स्पेशली जो कोविड की महामारी फैली हुई है, काफ़ी होपलेसनेस भी है, और एक नई जीवन शैली एक तरह से आरंभ हो चुकी है. तो इसमें योग अपना क्या रोल अदा कर सकता है, इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. हमारे सारे ऑडियंस में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कुछ योग चिकित्सक भी हैं, कुछ आयुर्वेद आचार्य भी हैं, योगाचार्य भी हैं, और कुछ इंटरनेशनल व्यूअर्स भी हैं. तो आप चाहें तो हिंदी में, वरना आधा इंग्लिश आधा अंग्रेजी में, जैसा ठीक लगे, आप जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस पर आप हमारे को एड्रेस कीजिए. हम वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. वेलकम. ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः. ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्तमा. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. इस व्याख्यान के आयोजकों में डॉक्टर अक्षय आनंद जी, प्रिय
अपने विद्यार्थी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और जो इससे जुड़े हुए हैं उन सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मुझे कहा थोड़ी देर के लिए जो योगिक लाइफस्टाइल है उसको बताने के लिए कहा गया है, और उसकी क्या उपयोगिता है आज के संदर्भ में, जबकि कोविड-19 की ऐसी समस्या विकट महामारी के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है। इसमें हम योगिक लाइफस्टाइल अपना करके कैसे जीवन जी सकते हैं। तो हम पहले यहाँ बात करें योगिक लाइफस्टाइल की। गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग दुःख हा होता है, दुख का निवारण करने वाला होता है। कब? जब युक्त आहार हो, उसके साथ युक्त विहार हो, युक्त चेष्टाएं हो, कर्म हो, और युक्त स्वप्न हो, और युक्त अवबोध हो। युक्त आहार विहार में पूरी दिनचर्या आ जाती है, हमारा आचरण, हमारे कर्म, और हमारा सोना, हमारा जागना। जब ये सब प्रॉपर हो, सब ठीक हो, तब योगाभ्यास का आश्रय लेंगे तो वो दुख का निवारण करने वाला होगा। इसका अर्थ है कि योग के साथ हमें ये जीवन में अपनाने के लिए निर्देश है कि हमारा आहार भी ठीक हो, हमारा व्यवहार भी ठीक हो, हमारा आचार भी ठीक हो, हमारे कर्म ठीक हो, हमारा सोना और जागना ठीक हो। आज की स्थिति में हम देखें तो ना तो हमारा आहार ठीक है। आहार के लिए आप अपने आहार पर ध्यान देंगे तो जो आहार बाजार में आपको उपलब्ध है वो शुद्ध नहीं है, हर चीज मिलावटी मिल रही है। उस मिलावटी चीज को खाने के बाद तो रोग अपने आप ही हो जाते हैं। आप लोग जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि दूषित भोजन से, अशुद्ध भोजन से, इस मिलावटी भोजन से हम किन किन व्याधियों से ग्रस्त हैं। और आहार के बारे में अगर हम सचेत हो भी जाए तो उपलब्धि नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करें? हम अनाज तो पैदा कर नहीं सकते, जो करेगा किसान करेगा खेत में। वो फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है तो उसका जो छिड़काव में विषाक्त द्रव्यों का काम करता है, तो उन सब का प्रभाव अन्न में आता है और उस अन्न को खा करके हम रुग्ण होते हैं। जो आज सब्जियां उपलब्ध हैं और फल उपलब्ध है, सब्जियां और फल खाने के लिए सलाह देते हैं चिकित्सक, तो सब्जी और फल भी विषाक्त हैं। ऐसे समय में क्या खाएंगे? लेकिन इसी में से हम जो भी चयन करें उसको अच्छी तरह से साफ करके, जितने भी हम अपने तरफ से सावधानी रख सकते हैं वो रखते हुए
उनका प्रयोग करेंगे। और जो जैसे भोजन है, भोजन से जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, ये कहा है जो भोजन हम करते हैं उसी भोजन से पहले रस बनता है, उस रस का परिपाक होके रक्त बनता है, रक्त का परिपाक होके मांस बनता है। तो ये सारी धातुएं उसी से बनती हैं। रसात रक्तम तो मांसम मांसन मेद प्रजायते मेदसो अस्थितो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। सातवीं धातु शुक्र बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र का संरक्षण ओज देता है। वो ओज ही हमारी शक्ति है, हमें जो ऊर्जा है वो ओज ही है, वही इम्यूनिटी शक्ति है। तो उसको जब ठीक तरह से पहले भोजन से रस ही नहीं बनेगा तो धातुएं पुष्ट नहीं होंगी। स्वस्थ का लक्षण आयुर्वेद में बताते हुए कहा है सुश्रुत में, सम दोष है, सम अग्नि से सम धातु मन क्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। स्वस्थ किसे कहते हैं, इसके लिए कहा है जिसके 3 दोष वात पित्त और कफ ये साम्यावस्था में हो। क्योंकि आप ये देखिए कि ये तीनों दोष जब बढ़ जाते हैं तो रोग पैदा करते हैं, घट जाते हैं तो भी रोग पैदा करते हैं। ये साम्यावस्था में रहे, जितनी मात्रा इनकी आवश्यकता है शरीर को उतनी ही शरीर में हो। इसके लिए क्या करना, जो दोष बढ़ जाएगा उसको शरीर से निकालना है, जो दोष कम होगा उसको बढ़ाना है। तो जब दोष साम्यावस्था में आ जाएंगे तो स्वास्थ्य का संरक्षण हो जाएगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। वहां ये कहा कफ के 20 रोग, पित्त के 40 रोग और वात के 80 रोगों का वर्णन किया गया है। तो इन रोगों से बचना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो हमें चाहिए कि हम अपना खान पान अच्छा रखें जिससे दोष साम्यावस्था में आ जाए। सम दोष है सम अग्नि से शरीरस्थ 13 प्रकार की अग्नियां कही गई हैं। 5 भूताग्नि, 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि, ये भी साम्यावस्था में हूं। सम धातु, अभी धातुओं की हमने चर्चा की, धातुओं का ठीक तरह से पोषण हो और मल निष्कासन की क्रिया, शरीर से जो मल है, जो विजातीय तत्व है, उनको बाहर निकालने की क्रिया ठीक हो जाए तो ठीक तरह से पाचन क्रिया होगी, तो उसके बाद में मल निष्कासन की क्रिया भी ठीक होने लगेगी। आज की स्थिति में जिनका पेट ठीक रहता है यानी पाचन क्रिया ठीक रहती है, ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। अधिकांश की शिकायत होगी कि पेट की गड़बड़ है। चाहे कोई औषधि एलोपैथी ले, आयुर्वेदिक ले, होम्योपैथी ले, कुछ भी ले, उसको ठीक करने का प्रयास करता है, क्योंकि जब तक पेट ठीक नहीं रहता तब तक ये सारी चीजें नहीं हो सकती। इसलिए कहा है कि ये उदर संबंधी विकार ये बहुत मात्रा में होते हैं। तो जब भी उदर का विकार होता है, आप ये देखिए जिस दिन पेट साफ नहीं होता सारा दिन आलस्य भी रहेगा, चुस्ती भी नहीं रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा, शरीर में गर्मी बनी रहेगी और उसकी वजह से कई बार बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो तनाव बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी
हैं जो रोग हमारे शरीर में पैदा करने वाली हैं। अब रोग के बारे में तो मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, सारे आप चिकित्सक लोग हैं, लेकिन यौगिक लाइफस्टाइल अपनाने से आप ठीक तरह का भोजन करेंगे तो पाचन भी ठीक होगा। हमें ये नहीं पता कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की अलग अलग प्रकृति है, वात, पित्त और कफ के आधार पर। उनके अनुकूल अगर भोजन आप लेंगे तो रोग नहीं होगा, और प्रतिकूल लेंगे तो रोग हो जाएगा। और उसके साथ साथ समय पर भोजन करना। आप ये देखिए कि भोजन का हमने एक टाइम निर्धारित कर लिया, 1 से 2 बजे के बीच लंच होगा, तो हम लंच करने के लिए उस टाइम में जाना ही है। अच्छी बात है, लेकिन अगर भूख ना लगी हो तब भी लंच करना जरूरी है क्या? तो भोजन तब करना चाहिए जब भूख लगी हो, लेकिन हमने समय बांध लिया, हमें समय पे करना है। हमें चाय भी पीनी है और भोजन भी करना टाइम पे। सुबह जब 10 बजे ऑफिस में हैं या 9 बजे हैं तो 11 बजे चाय चाहिए। इसी प्रकार शाम को 4 बजे करीब फिर चाय चाहिए। 1 से 2 के बीच में लंच करेंगे, सुबह 9-10 बजे नाश्ता करेंगे, फिर शाम को घर जाएंगे तो थके हैं तो चाय पियेंगे, फिर 10 बजे खाना खाएंगे। ये हमारी दिनचर्या होती है, अधिकांश भोजन का रूटीन ये है। लेकिन ये कहा गया है कि सूर्योदय के साथ साथ जठराग्नि बढ़ती है तो पाचन क्रिया हमारी बढ़ती है, और जैसे जैसे सूर्यास्त की ओर जाता है तो जठराग्नि कम होती है। इसलिए रात्रि में पाचन क्रिया मंद और सुबह के टाइम दोपहर तक पाचन क्रिया तेज होती है। तो सुबह का भोजन किया हुआ जल्दी पाचन हो जाता है, रात का किया हुआ देर में होता है, और जब रात में उसके बाद में हम सोने की स्थिति में तो भोजन हाथों में पड़ा सड़ता रहता है। सुबह हम देर में उठते हैं तो इतनी देर में तो और ज्यादा विकृति आ जाती है, तो फिर पेट साफ नहीं होता तो वो जो पड़ा है वो भी सड़ता है। अब उसके बाद में विकृति आ जाती है तो हम चिकित्सा कराते हैं। चिकित्सा में आपकी जो एलोपैथी पद्धति है वह निष्कासन की अपेक्षा मुझे लगता है रोगों का शमन या दमन वो करने की स्थिति ज्यादा है। रोग हुआ, आपने इंजेक्शन या टेबलेट या जो भी दिया, उसके बाद में वो रोग दब जाता है तो हम सोचते हैं आराम होगा, लेकिन निकला नहीं वो। आयुर्वेद के अनुसार वहां पंचकर्म की व्यवस्था है जिससे शुद्धिकरण करते हैं शरीर का, फिर औषधोपचार है। योग में शुद्धिकरण के लिए षटकर्म की क्रियाएं हैं, और फिर उसके बाद में आसन प्राणायाम का अभ्यास करके हम रोग को ठीक करने की बात करते हैं। वहाँ चिकित्सा नहीं है, वहाँ केवल आप ये समझिए कि योग को चिकित्सा ना कह के हम योग को प्रबंधन की स्थिति कह सकते हैं, रोगों का प्रबंधन करने की, जिससे रोग हो ही ना, हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए। ट्रीटमेंट इस रूप में कि आगे से रोग ना हो। शोधन अगर हमने कर लिया तो बहुत सारे रोग उसी से दूर हो जाते हैं, और उसके बाद में आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास कर लिया तो उससे रोग दूर हो जाते हैं। यम नियमों का आचरण कर लिया तो हमारा आचरण शुद्ध हो जाता है, और आचरण के लिए तो बहुत विशाल क्षेत्र है। यहाँ एक बहुत ही संक्षिप्त चर्चा में कर सकता हूँ। एक उदाहरण लिया हमने, मान लिया नियम है शौच, शौच है पवित्रता। आज जो हम कोविड-19 के प्रबंधन के लिए बात करते हैं शुचिता की, दूरी बना के रखिए जिससे दूसरे के द्वारा आपके ऊपर ये
छींक से या खांसी से वो ड्रॉपलेट्स ना गिरे और आप उस कोरोना के असर से प्रभावित ना हो। दूसरा, ये कहा जाता है दूरी बना के रखिए और ये मास्क लगा के रखिए। इनका उद्देश्य है कि आपके ऊपर प्रभाव ड्रॉपलेट्स का ना हो। फिर कहते हैं हाथ धोइए बार बार। क्यों? सफाई रहेगी तो इसका प्रभाव होने से कम रहेगा। नियम सबसे पहला शौच है, शुद्धिकरण है, पवित्रता है। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था की थी उस शुद्धिकरण को सबसे पहले दृष्टि में रखा। इसलिए प्राचीन काल में जब भोजन के लिए जाते थे तो पैर धो करके आसन पर बैठ करके भोजन किया जाता था, एकांत में, बिना बोले हुए। आज भोजन करने की हमारी प्रक्रिया क्या है? हम पशुओं की तरह से खड़े खड़े प्लेट लेके घूमते हुए बातचीत करते हुए भोजन करते हैं। भोजन बातचीत करना वर्जित बताया है, चलते हुए भोजन करना गलत बताया है। दूसरा, भोजन का क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये पता नहीं है। अब अपने अनुकूल हमें भोजन करना चाहिए। कितना खाना है इसके लिए योग में कहा अनेन पूर्येद अर्धम तो एन्तु तृतीयकम उदरस्य तुर्यांशम संरक्षित वायुचारणे। तो जो पेट का अगर 4 हिस्से किए जाए तो 2 हिस्से यानी आधा पेट भोजन से, अन्न आदि से पूरित करें। उसके बाद एक हिस्सा जल के लिए, एक हिस्सा वायु के संचरण के लिए छोड़ दें। जल जो है वो भोजन के साथ में न पीने का विधान किया गया है और 1 घंटे बाद से जब पाचन शुरू हो जाता है तो भोजन के 1 घंटे बाद से थोड़ा थोड़ा करके पानी पीने का विधान किया है, ज्यादा नहीं। उससे पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। तो ये पाचन क्रिया जब ठीक हो जाएगी तो आगे की क्रियाएं ठीक हो जाएंगी और सब धातुओं की पुष्टि होगी, मल निष्कासन की क्रिया ठीक होगी तो हमारी बहुत सारी समस्याएं उससे निपट जाती। लेकिन शुचिता की हम बात कर रहे थे तो शुचिता में भोजन आ गया पहले। अब शुचिता में ही आप ये देखिए कि पहले जब कोई बाहर से आता था तो उसको एक पैर धोने के लिए जल दिया जाता था। उसके बाद में हाथ पैर धोने के बाद उसको पीने के लिए दिया जाता था। पहले नहीं, पहले हाथ पैर धोएंगे। आज यही तो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाथ पैर धो, कपड़े साफ रखो। इसलिए जो गंदगी में रहने वाले हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है, पहले भी यही किया है। और आज हमें सावधानी बरतनी है शुचिता की, वो शुचिता जिसका हमने अवहेलना करनी शुरू कर दी थी। चाहे कोई कुछ भी काम कर रहा हो वो हाथ भी मिलाएगा, वो गले भी मिलेगा, वो अपने उन्हीं हाथों से खाना भी खा लेगा, चलते चलते भी खाना खा लेगा, सड़क पे खड़े होके भी खाना खा लेगा। आज सारी बातें वो सार्थक सिद्ध हो रही है जिनकी हमने अवहेलना की थी। हम हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं तो दूर से ही अभिवादन हो जाता है, तो मिलने वाली स्थिति से दूर रहा जाता है। आज सब दूर से हाथ जोड़ने लगे क्योंकि कोविड का खतरा है। तो ये व्यवस्था पहले भी बनाई थी, आज भी हम बना रहे हैं। लेकिन जब हमारी ये एक खराब आदत है कि जब कोई चीज
बाहर से कोई आकर कहता है ये ऐसा करना चाहिए, तब हम करते हैं। योगाभ्यास हमारे ऋषियों की देन है। आज जब विदेश से होकर के आई, लोगों ने कहा कि भाई योग करना बड़ा अच्छा है, तो हम मानने लगे हाँ योग करना अच्छा है। पीजीआई में भी, एम्स में भी सब जगह योग के ऊपर अनुसंधान होने लगे। पहले इनकी तरफ को ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज ध्यान दिया जा रहा है। तो हमें उपयोगिता तब ज्यादा पता लगती है जब कोई दूसरा कहता है, तब हम अपने शास्त्रों को देखते हैं, अरे हमारे यहाँ तो ये पहले ही था, पहले क्यों नहीं मानते उस बात को। ऐसे ही सारी चीजें हैं। आज हमारी जो समस्या है, ये केवल हमारे आचार विचार व्यवहार इससे ठीक हो सकती है। योगाभ्यास में जहाँ सूत्रनेति जलनेति का अभ्यास करके हम नासा मार्ग को साफ कर लेते हैं, फिर कपालभाति का अभ्यास करके वो जो जल बचा है वो भी निकल जाता है, सूख जाता है। ऐसे ही कंठ में कहते हैं कोविड का अगर संक्रमण होता है तो पहले कंठ में रहता है। कंठ की सफाई हम जिह्वामूल धोती से करके उसके बाद वमन धोती कर सकते हैं, और वमन के बाद में अगर वस्त्र धोती कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। वस्त्र धोती इतनी प्रभावी है कि आज मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये कहा जाता है कि अस्थमा, ये गांव में कहावत है, दमा दम के साथ जाता है। अस्थमा जो है लाइफ लॉन्ग रहता है और मृत्यु के साथ ही समाप्त होता है। लेकिन इस केवल वस्त्र धोती और जिह्वामूल धोती के प्रभाव से अस्थमा कहाँ चला गया ये पता नहीं। आप खुद करके देख सकते हैं, थोड़ा सीखने की जरूरत है। धोती के लिए कहा जाता है एक छोटा सा पतला मलमल का 4 अंगुल चौड़ा 15-16 हाथ लंबा कपड़ा, कपड़े की पट्टी, उसको निकला जाता है, सिरा रख लेते हैं बाहर, उसको बाहर निकालते हैं तो कफ और पित्त दोनों को साथ लेके हमारे से वो निकलता है, तो कंठ तक सारा साफ हो जाता है। उसका प्रभाव क्या कहा है, ये कहा है धोती कर्म यासो कहे पट्टी 16 हाथ कोड 18 ना भावे करे जो नित प्रभाव। 18 प्रकार के जो कुष्ठ रोग हैं, त्वचा संबंधी रोग हैं, स्किन डिजीज, वो दूर हो जाते हैं। करे मिही जो सूत देगा, करे जो नित प्रभात। इसको कहा है कि जो चौड़ी, जो 4 अंगुल चौड़ी और 16 हाथ की पट्टी है, उसको निकलने के बाद जब निकालते हैं तो कफ और पित्त दोनों बाहर निकल जाते हैं। कफ पित्त दोनों निकल गए तो कफ और पित्त के जो सम करने की स्थिति है वो हमें प्राप्त हो जाती है। प्राणायाम का अभ्यास करके हम वात को सम अवस्था में लाते हैं। तो हम अभ्यास करें, प्राणायाम का जब अभ्यास करेंगे तो जो लंग्स में इफेक्ट होने की संभावना वो नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उसके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अब जो संक्रमण का प्रभाव है उसमें भी हम नेति धोती और प्राणायाम का अभ्यास करके लाभान्वित हो सकते हैं। अगर प्रारंभिक स्थिति में ही कर लिया जाए तो आगे अटैक नहीं होगा, और अगर अटैक भी हो गया है तो उसमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ आसन प्राणायाम आदि का तो अभ्यास करेंगे, साथ ही जो घरेलू द्रव्य हमारे पास किचन में ही मौजूद है उनका प्रयोग करके भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। चाहे काली मिर्च है, सौंठ है, पीपल है, घर में तुलसी लगी होती है, गिलोय है, हल्दी है, इन सब का प्रयोग करें। तो इनका प्रयोग करें और साथ ही अभी युक्त
स्वप्न और अवबोध की स्थिति और बतानी है कि ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर जागना। अब सोएंगे जब 12 बजे तो उठेंगे तो सुबह 9-10 बजे। सोने का जो आदर्श टाइम है वो 9 बजे और मैक्सिमम 10 बजे है, और प्रातः उठने का टाइम 3 या 4 बजे तक है। 4 बजे के बाद जो उठते हैं उनकी दिनचर्या फिर अस्त व्यस्त हो जाती है। 4 बजे उठ करके जो दिनचर्या शुरू होती है वो आधा दिन होने तक तो हमारा बहुत सारा काम हो चुका होता है, और जो देर में उठेंगे ही आधा दिन बिता के, तो काम भी पीछे पिछड़ते रहेंगे। फिर जो ताजगी सुबह उठ करके आती है उस टाइम वातावरण भी अच्छा होता है, तो उसका जो प्रभाव है वो भी हमें मिलता है। तो हमें सोने जागने को भी नियमित करना पड़ेगा। जिसकी नींद पूरी नहीं होती, नींद ठीक नहीं आती, स्ट्रेस हो जाता है, फिर और मानसिक रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, तो शरीर में भी शिथिलता आ जाती है। बाकी जीवन में स्ट्रेस ना हो, हम अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारें, इसके लिए बहुत सारी क्रियाएं, समय तो इतना है नहीं अब, मतलब अब कुछ क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो ज्यादा ठीक है, ज्यादा इसके बारे में बताने की डॉक्टर ईश्वर आप। क्वेश्चन में आ जाएगा। जी जी। और मैं यही वाणी को विराम देता हूँ, इसके बाद प्रश्न आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर ईश्वर, आपने अपने विचार रखे बड़े अच्छे से। योगिक लाइफस्टाइल का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है वो बताया, और किस तरह का खाना होना चाहिए, समय उठने का और सोने का क्या समय होना चाहिए, इसको सर्केडियन रिदम्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है। फिर आपने बताया कि खाने का भी पूरा फुली अपना स्टमक को भरना नहीं चाहिए, एक तिहाई या आधा स्थान खाली रखना चाहिए। वायु और पानी की बात की। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारे एडोलेसेंट बच्चे हैं, जो 14, 15, 16 की आयु के 17 तक हैं, उनको किस तरह की डाइट देनी चाहिए? वो तो जंक फूड, चिप्स और पिज़्ज़ा से हमेशा आकर्षित रहते हैं, और फलों से या सब्जियों से इतना उनका आकर्षण नहीं है, ना उनको इसमें कोई टेस्ट मिलता है। और शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स हो या थोड़ा सा मसालेदार पिज़्ज़ा हो तो उस तरफ हमेशा उनका ध्यान खींचता है। और एज भी ऐसी है कि योग करने में भी रुचि ज़्यादा नहीं आती, बड़ा बोरिंग लगता है। मसल्स बनाने की एक्सरसाइजेज, जिम वगैरह करने में उनकी रुचि ज़्यादा रहती, जो भी वो भी आवश्यक होगा। पर उनके लिए क्या राय है? और आप अपने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी अगर दे पाएं तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आपने जो कहा ना वो बहुत ही सामयिक है। जो आज बच्चों में जो भोजन की अरुचि हमारे सामान्य खाने से है, जो हम घर में दाल सब्जी रोटी खाते हैं, उसकी बजाय पिज्जा बर्गर या डब्बा बंद बहुत सारी चीजें इस तरह की, अब उनमें मेरे ख्याल में आपका। आपके हिसाब उन जी, आपका रुक गया। उनको खाने के बाद जो मैंने कहा ना, उस भोजन से ही रस बनता है, उससे धातुएं बनती है सब, ये हमारा आयुर्वेद का जो सिद्धांत है। अब उससे जब रस ही नहीं बनेगा तो पुष्टि कहाँ से होगी? तो वीकनेस उनमें अपने आप आ जाएगी। अब मजबूरी ये है कि उनको अगर इससे रोकते हैं तो मानते नहीं है, और बच्चे आजकल माँ बाप की अवहेलना ज्यादा करने लगे कि मैं इतना समझदार हूँ, मुझे समझदार नहीं मानते। पहले हमारा टाइम था तो अगर किसी ने डांट दिया तो हम बैठे रहते थे, जो सही काम होता था उसके ऊपर भी डांट देते थे तो भी सुनते थे। आज तो स्थिति वो रही नहीं। तो आज की स्थिति में यह है कि कभी कभार खा
लिया तो क्या पिसवाएं, तो कुछ दवाइयों का असर कम होगा, लेकिन कौन करेगा? आटे की थैली लेके आएंगे, वो भी मैदा टाइप का आटा, तो वो तो हाथों में वैसे ही जम जाता है। तो थोड़ा अगर चक्की का आटा होता है तो थोड़ा सा खुरदरा सा होता है, वो हाथों में जमता नहीं है उतना। तो उस आटे की रोटी खाएं। आजकल के रोटी में भी अलग अलग अनाज मिला के खाने का रिवाज है। हमें जब बचपन में घर वाले गेहूं चना जौ मिला के उसकी रोटी बना के खिलाते थे, हम कहते थे हम नहीं खाते, हमें तो गेहूं का सफेद वाला फुलका वो चाहिए। और जब कोई मेहमान आता था तो तब वो बनता था, तो हम इंतजार करते थे मेहमान खा लेगा तो उसके बाद जो आटा बचेगा उसमें हम खाएंगे। और जब डेली में जो यूज करते थे हम, तो वो था वो गेहूं जौ और चना मिक्स, उसके आटे की रोटी खाते थे। सर्दियों में बाजरे की रोटी या मक्का की रोटी या चावल की रोटी, ये सब जमने वाली नहीं है हाथों में, तो पेट साफ रहते थे और जो पोषण मिलता था वो अच्छा मिलता था कि घर का बना हुआ खाना। और वो था, लेकिन हमें थोड़ी पता था ये अच्छी चीजें, बाद में पता लगा। ऐसे ही आज बच्चों में दूध को छान के पीने की है, दूध एक तो पिएंगे नहीं, पिएंगे तो छान के पिएंगे, मलाई नहीं, मलाई के बिना उसमें तत्व नहीं बचा, तो सेपरेटा दूध ले रहे हैं सब, वही लेके पी रहे हैं, वही खा रहे हैं। अगर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिनको असली दूध के स्वाद का पता भी नहीं है, और जो जिनको अगर असली दूध दे दिया जाए तो वो उसको पाचन भी नहीं हो पाएगा। ये आदत हमारी होगी। तो ऐसे में क्या आप खिलाएंगे, क्या बच्चे खाएंगे, क्या उनको आप समझाएंगे? लेकिन कोशिश ये करें कि अगर कभी कभार ये खा लिया तो एक आध बार का खाया हुआ तो चल जाता, लेकिन डेली घर के खाने के ऊपर प्रेफरेंस रखें, और उसको भी अच्छी तरह से, जैसे सब्जी ले रहे हैं तो अच्छी तरह धोएं उसको, फल ले रहे हैं तो अच्छी तरह धोएं, तब उसका प्रयोग करें। इससे ज्यादा हम और कर क्या सकते हैं, बताइए। जी, एक हमारे दर्शक रीटा आइजक हैं, पूछ रही हैं व्हाट टाइप ऑफ सीजनल डाइट शुड वी यूज इन द कमिंग मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के लिए क्या आपकी रिकमेंडेशन है डाइट? आजकल आजकल जो भोजन है, वो पूरा जो वातावरण है उसमें वायु का प्रभाव है ज्यादा, तो वायु के प्रभाव से वायु संबंधी विकार पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो भोजन जो हमें करना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि जो उस मौसम में पैदा होने वाले, आजकल तो सब चीज सब मौसम में पैदा करने लगे, या कोल्ड स्टोर में रख के दूसरे मौसम में उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो उस मौसम की चीज है वो अगर खाएंगे तो वो लाभदायक रहेगी। आजकल अब अमरूद का टाइम है, अमरूद खाइए, लेकिन अमरूद में, आज के अमरूद में, ये जो वर्षा का अमरूद है इसमें कीड़ा हो जाता है, तो थोड़ा टाइट लें जिसमें कीड़ा ना हो, नरम होने पर कीड़ा पड़ता है। टाइट अमरूद खाएंगे पेट साफ करेगा, उसको बीज समेत खाइए, यानी बीज निकाल दिया बाकी बाहर का खाया नहीं, उसको बीज समेत खाएंगे तो आपका वो सलाद का काम पूरा करेगा। और सलाद जो है वो भोजन से पहले लें, तो भोजन का जो आप सोचते हैं ना कि भोजन के साथ में हम खा लिया, भोजन से पहले सलाद खाया तो सलाद खाया गया पहले, भोजन अब थोड़ा कम खाया जाएगा, तो वो जो कच्चा आहार आपने किया वो उसका लाभ मिलेगा। ऐसे ही जो आजकल का सब्जी है, आजकल पैदा होने वाली जो जो चीजें हैं उन सब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनका जो छोंकने का काम है उसके लिए भी अलग अलग चीजें, जैसे कद्दू है वात वर्धक है, मेथी के साथ छोंकते हैं, तो मेथी का प्रयोग करेंगे, अजवाइन का प्रयोग करेंगे तो वो वातनाशक है। तो त्रिकटु का प्रयोग करें, सौंठ पीपल और काली मिर्च त्रिकटु कहलाती है, सौंठ पीपल काली मिर्च का प्रयोग करेंगे
जैसे ये भी आप सलाद में खाएं या वो खाएं, उसके साथ ये चूर्ण डाल लें उसमें, तो वो वात का असर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो भी भोजन आप करें वो ये देख लीजिए कि ये ताजा भोजन हो। आजकल फ्रिज में रखने की बहुत आदत है, तो फ्रिज में रख के अगर खाएंगे तो एक तो बासी हो गया, दूसरे पुनरुपयोगीकृत, फिर से गर्म किया हुआ। आप ये देखिए कि बाहर रहता और गर्मी लगती तो क्या हाल होता उसका। तो गर्म तो आप यह फिर भी कर रहे हैं, तो वही हाल हो गया जो आप बाहर रख के ही उसको छोड़ देते तो भी उसका यही हाल होना। तो जी। उसको आप भोजन को ताजा बनाए, कम बनाए, ताजा बनाए, बचे तो उसको आगे उपयोग ना करें। और आजकल ठंडा जो फ्रिज का पानी है वात बढ़ाने वाला है। जुकाम अगर नहीं होता होगा तो हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा, इसलिए होता है। अभी तक गर्मी है और गर्मी के साथ वर्षा है, गर्मी गर्मी हुई तेज तो आपने ठंडा पानी पिया, गला खराब हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं आजकल। आप सोने में देखिए, आप एसी चला के सोएंगे क्योंकि गर्मी लग रही है, लेकिन प्रातः काल आते आते वातावरण में नमी आ जाती है। लेकिन एसी चलता रहता है तो एसी के प्रभाव से हम ये नई और बीमारी बुला लेते हैं। शरीर से अगर श्रम किया है तब तो जो कुछ खाया पिया है वो पाचन भी हो जाता है। श्रम के अभाव में पाचन ठीक नहीं होता, पाचन ठीक नहीं होता, वात तो हमारा वैसे ही बढ़ा है। एक तो भोजन की सामग्री ऐसी है वातवर्धक, दूसरे हमने व्यायाम करके उसको पाचन को मजबूत नहीं किया, तो वात का प्रकोप होने से, और वात के ही सबसे ज्यादा रोग होते हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर जितने वात रोग हैं सब। जी, तो कुल मिला के एक संतुलित जीवन की आवश्यकता है और एसी से दूर संतुलित चाहिए रहें, बिल्कुल। अपना ठंडा कम से कम हो, सीजनल वेजिटेबल्स हो। अभी आप काफी सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। रीटा इजक धन्यवाद दे रही हैं। तकेश्वर गुप्ता जी कह रहे हैं अस्थमा के लिए वस्त्र धोती का प्रयोग नोट करने योग्य है। विथल जादव जी आपको नमस्कार भेज रहे हैं। जतिन शर्मा जी गुरु ग्रंथ प्रणाम। डॉक्टर विपिन यदुवंशी। डॉक्टर साहब एक छोटा सा प्रयोग मैं बताऊं अस्थमा वाले को, गले में ये अंगूठा जो है ना उसको डाल करके ऊपर जो ये तालू वाला भाग है उसको और थोड़ा सा और अंदर को उसको भी रगड़ दे और फिर सीधा करके अंगुलियां डाल के ये कंठ को साफ कर ले, करते भी हैं गांव में लोग सब, तो ये कफ की समस्या निकल जाएगी, सुबह ही निकल जाएगा कफ। और खाने में जो कफ की डाइट है उसका प्रयोग बंद कर दे, दूध का प्रयोग नहीं करे, दही का प्रयोग ना करे, घी का कर सकते हैं, चिकनाई है उसमें तो वात और कफ दोनों में काम करेगा वो। तो इस जर्नल में हमेशा कोशिश रहती है, जिस जर्नल के माध्यम से ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका जी नाम इंटीग्रेटिव मेडिसिन केस रिपोर्ट्स है, कि इस तरह के जो आपके जैसे आपने विचार बताए और भी गणमान्य व्यक्ति आते हैं, कुछ आयुर्वेद का सिद्धा का बताते हैं, तो जो वो उनको हम अगर एक ग्रुप में डाल के एक 100 लोगों को हम प्रयोग करें और जो आज जैसा आप बता रहे हैं उनका इफेक्ट जी देखें, और जो 100 लोग हैं वो जो यूजुअल केयर में हैं वो लोग वो करते रहें उसका इफेक्ट देखें, इस तरह के प्रमाण में जो हम कंपैरिजन करके जो उसका रिजल्ट आए उसको हम चाहते हैं प्रकाशित करें। और अगर कोई हाइपोथेसिस हो जैसा आप दे रहे हैं, अगर वो आयुर्वेद से प्रेरित हो तब, या आपके विचार हो तब, हम उसे प्रकाशित भी करना चाहेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि एक संपादकीय के रूप में या आपके वैचारिक हाइपोथेसिस के रूप में आप कोई हमें अगर लेख लिख के दे दें, तो अगर तो हिंदी में जी हम रूपांतर करा लेंगे, और अंग्रेजी हो तो बहुत अच्छा क्योंकि जर्नल अंग्रेजी का है और इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड सारा अंग्रेजी जी भाषा में जी होता है, तो हम उसे चाहेंगे हम प्रकाशित करें पीयर रिव्यू करा के। तो इसके साथ साथ हमारा समय भी धीरे धीरे निकल रहा है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े और काफ़ी ग्रीटिंग्स और प्रणाम आपको दे रहे हैं। मनु चौहान नमन गुरुदेव, सुरजीत यादव प्रणाम गुरुजी, मनोज कुमार पाल,
गुरु जी प्रणाम। शिवम भारद्वाज गुरु जी चरण स्पर्श। और प्रशांत का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो आपके शिष्य के रूप में आपका बहुत आदर करता है और उसने आपको हमारे प्लेटफॉर्म में लाया, उसका भी धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला, इतने अच्छे अच्छे शब्दों में अपने विचार रखे। मेरी ऐसी आशा है कि सब लोग को इससे प्रेरणा मिली होगी और अपना अध्ययन करके जो आपने विचार रखा उसको भी एक रिसर्च स्टडी बना के हम इसको साथ टेस्ट करेंगे और उसके रिजल्ट से प्रकाशित करेंगे। हमारे कार्यक्रम में सब आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका भी बहुत। और जो लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने ये सुना और इससे अगर कुछ लाभान्वित होंगे या कभी उनको कुछ मेरी आवश्यकता हो तो फोन नंबर प्रशांत के पास है, वो आपको जी दे देंगे। तो उससे अगर कोई पूछना भी चाहे तो फोन से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी। और हम कोशिश ये करते हैं कि बिना औषधि के लोग ठीक रहे, तो आपका भी काम कुछ हल्का हो जाएगा। और हमारे एक आपके स्टूडेंट हैं अच्छा तकेश्वर गुप्ता जी कह रहे हैं, गुरुजी ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आपका संभवतः रिटायरमेंट है, किंतु हम कल लोग कल है, कल लास्ट है। हाँ काल की वजह से उपस्थित नहीं हो पाएंगे। अतः एक बार हम सभी विद्यार्थी आपके सुखमय जीवन की कामना करते हैं और आपको 5 सितंबर को पुनः इनवाइट करके हम लोग आपको कुछ श्रद्धा पूर्वक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मेरा जी, भी आपसे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बड़ा जीवन का आनंद लेते हुए ये 65 वर्ष की आयु पूरी की है, ऐसा नहीं है। और बहुत ही अपने क्षेत्र में मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकूं। जी तो मेरा अगर ये प्रयास सफल रहा है तो मुझे खुशी है। और आगे भी जब तक बनेगा अपने से, तो प्रयास करूंगा कि जो भी मैं सेवा कर। विनय शरकर जी कह रहे हैं हरिओम गुरुदेव, आपकी आवाज कट गई है। ने ये इनसे मिलने का मुझे अवसर दिया, ये आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये डॉक्टर ये अपने प्रशांत वर्मा, जिन्होंने आपके सम्मुख मेरा ये प्रस्ताव रखा, इसके लिए बहुत अच्छा लगा और मैसेजेस भी आने शुरू हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद उनको। जी और लोग भी अभी बधाइयां दे रहे हैं। गुरुजी हम आप सबको बहुत मिस करते हैं। मनोज कुमार पाल, योगी गगनदीप पाठक गुरुजी आपके लिए हृदय से प्रणाम। आपकी दी हुई शिक्षा हमारा उद्धार कर रही है। मेरा भी आपको बहुत बहुत नमन और हम बिल्कुल जी टच में डॉक्टर साहब। रहेंगे और इस विषय को आगे ले जाएंगे। और अभी जैसे कोरोना का संकट निपटे, तो आप कभी भी हरिद्वार का कार्यक्रम बनाइए, आप हमारे गेस्ट होंगे। जब भी आप आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। इसके धन्यवाद। लिए मैं आपको निमंत्रित भी कर रहा हूँ। ओम शांति। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम।